हेलो मित्रों, और कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस कक्षा में। और हम लोग इस दौरान भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एट द एंड हम लोग अपने इस कक्षा को कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ वर्ड कुछ संस्थाओं से शुरुआत किए थे, और हम लोग उस क्रमवार तरीके से उन सभी संस्था मतलब उन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हुए उसमें हम लोग प्रस्तावना को देखे। उसके बाद हम लोग मौलिक अधिकार को देख रहे हैं, जो कि अगर हम मौलिक अधिकार आज खत्म कर रहे हैं तो आप समझिए ना कि जैसे जो संविधान का दर्शन होता है, तो संविधान के दर्शन का हम लोग आधा भाग खत्म कर लिए हैं। हाँ जी, जैसे हम लोग प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट को आज खत्म कर लेंगे, देन इसके बाद डीपीएसपी पढ़ लेंगे, देन फंडामेंटल ड्यूटीज। और उसके बाद आप समझ लो कि मतलब लमसम एक बोले तो लगभग में 40% हिस्सा खत्म हो जाता है भारतीय संविधान का। क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं ना, वो आपका बेस बनाते हैं, ये बेस बनाते हैं हर चीज़ का। मतलब कि आगे जो भी चीज़ें होंगी ना, उनको समझने के लिए काफ़ी मददगार होते हैं चीज़। मतलब ये चीज़ें अगर आपको यही नहीं पता होती तो थोड़ा आगे की चीज़ें मुश्किल होती है समझना, और आपकी इसकी रिलेवेंसी आपको खुद ही पता चलती रहेगी धीरे धीरे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कब कब हो सकता है ना। तो लिखो आपकी मौलिक अधिकारों का निलंबन या मौलिक अधिकार कब कब समाप्त किए जा सकते हैं ना। लिखो कि आर्टिकल 358 इसके अनुसार यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। स्वतः समाप्त या निलंबित हो जाता है। इन दैट केस जब हम लोग मौलिक अधिकारों को समाप्त करते हैं, मौलिक अधिकारों का जब निलंबन होता है, तो आर्टिकल हम लोग राष्ट्रपति में हम लोग पढ़ेंगे, इमरजेंसी को पूरे आपातकाल को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इन दैट केस कि आप यहाँ पे बस समझने की कोशिश करो यहाँ पे ना कि आर्टिकल 358 के दौरान यदि युद्ध अगर किसी देश से युद्ध हो जाता है, सपोज दैट अगर हम एग्जांपल लें कि हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, या एक केस यहाँ पे अगर हमारे किसी के साथ युद्ध होता है, या कोई बाह्य आक्रमण होता है, कोई देश हम पे आक्रमण कर देता है, और उसके कारण अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो जो आर्टिकल 19 होता है जिसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, वह अपने आप समाप्त हो जाता है। हाँ जी हाँ। मतलब यदि कोई किसी देश से, जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, या आप जैसी परिस्थितियां बनी, आप समझ लो कि या तो चाइना हमारे पे आक्रमण कर देता है, या हमारा चीन के साथ युद्ध हो जाता है, हम जीत जाएंगे अब, लेकिन इन दैट केस की अगर इसके कारण यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण अगर आपातकाल की घोषणा होती है, आपात की घोषणा होती, तो अनुच्छेद 19 जिसमें वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, उसका वह स्वतः निलंबित हो जाता है और स्वतः समाप्त हो जाता है। ओके, और इन दैट केस यहीं पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 359, इनमें इसमें क्या है, यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, तो राष्ट्रपति सभी
तो राष्ट्रपति सभी या कुछ या किन्हीं या कुछ मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन को आदेश जारी करके निलंबित या समाप्त कर सकते हैं। क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि अगर आर्टिकल 359 के तहत, जिसमें आर्टिकल 358 में क्या था, बस क्या शामिल था, यदि युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, लेकिन आर्टिकल 359 में युद्ध और बाह्य आक्रमण के साथ साथ सशस्त्र विद्रोह भी शामिल होता है। अगर इसके कारण यदि किसी देश के साथ हमारा युद्ध होता है, कोई हमारे देश पे आक्रमण करता है, या हमारे देश में सशस्त्र मतलब सैनिक विद्रोह हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, अगर इसके आधार पे, इसके कारण मतलब इस कारण पे अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, तो राष्ट्रपति जो कार्य करता है ना, हम लोग इसको देखेंगे, राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तो ये मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कोई कार्य करता है। और राष्ट्रपति का भारत में तो एक ही काम होता है, भोजनम भाषणम उद्घाटनम। ऐसा भी नहीं है, राष्ट्रपति की मतलब बहुत सी स्वविवेक भी शक्तियां भी हैं, लेकिन वो मतलब सामान्यतः जो कोई कार्य करता है वो प्रधान मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करता है। और यहाँ पे आर्टिकल 359 के दौरान अगर कोई किसी देश के साथ युद्ध होता है, अगर कोई देश हमारे पे आक्रमण करता है, मतलब कोई बाहरी आक्रमण होता है, या कोई सशस्त्र विद्रोह मतलब सैनिक अपने आप में विद्रोह करते हैं, अगर उसके आधार पे, उस बेसिस पे अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, तो राष्ट्रपति किसी मतलब कुछ या सभी मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन को आदेश जारी करके, मतलब आदेश जारी करेगा विफसली की आदेश जारी करके वो मौलिक अधिकारों क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ठीक, आया समझ में? हाँ जी, आया होगा ना? ठीक है, मतलब भी सिंपली आप समझ लो, आर्टिकल 358 में यदि युद्ध, इसमें बस एक चीज शामिल है, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण। लेकिन इन दैट केस आर्टिकल 359 में यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, तो इसमें बस आर्टिकल 19 समाप्त हो रहा है, स्वतः समाप्त हो रहा है। लेकिन यहीं पे इन दैट सेम प्रोविजन अगर मतलब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होता है, तो राष्ट्रपति किन्हीं या कुछ मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन को आदेश जारी करके निलंबित या समाप्त कर सकते हैं। हाँ जी, अब इसमें लिखो कि, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को अब लिखो, अब इसको लिखने के बाद समझते हैं ना। लिखो आप कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपात के दौरान भी लागू हो सकते हैं। नहीं यार, लिखो कि होंगे। ओके, अरे यार मतलब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि जो आर्टिकल 20 है, देखो मैं यार बोल क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ ना, अनुच्छेद 20 और 21, आप समझ रहे हो ना, 20 और 21।
ओके जी हाँ। मतलब कि जो 44वां संविधान संशोधन, मतलब संविधान में एक संशोधन किया गया, मतलब संसद द्वारा की 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक, इसके द्वारा क्या निर्धारित किया गया, संसद के द्वारा मतलब एक कानून लाया गया और संविधान में संशोधन किया गया। 44वां उसको बोलते हैं 44वें संविधान संशोधन, मतलब 44वां संविधान संशोधन 1978, मतलब 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। और इसके द्वारा डिसाइड किया गया कि आर्टिकल 20 और 21 नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी क्या करेंगे, लागू रहेंगे। मतलब कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि जो अनुच्छेद 20 है और जो अनुच्छेद 21 है वो राष्ट्रीय आपात के दौरान भी लागू रहेंगे, आप इसको नहीं हटा सकते हो। ओके, भी सिंपल है यार, मतलब बस इतना ही समझ लो, बहुत है। हाँ लाइटिंग काफी हो रही है यार ना, दोस्त लगा ही लेते हैं ना, रखें तो। और इसके बाद अब जस्ट ना हम लोग देख लेते हैं मौलिक अधिकारों की आलोचना, फिर मौलिक अधिकारों का महत्व ना, लिखो आप। मौलिक अधिकारों की आलोचना। ओके, क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल राइट। एक विचारक है, उनका नाम है जेनिंग्स। लिखो कि जेनिंग्स के अनुसार भारत में मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग अत्यधिक बड़े और जटिल हैं, जिसके कारण मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलता है और भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग बन जाता है। मतलब जेनिंग्स के अनुसार भारत में मौलिक अधिकार संबंधित मतलब बड़े तो हैं, अपन देखे लिए उसको, मतलब जो भाग है वो अधिक बड़े और जटिल भी हैं। देखते हैं आप इसमें कि आर्टिकल 21 के दौरान कितने सारे इशू उभर के सामने आए। मतलब मतलब आप धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में देखें कि उनमें बहुत सारे मुद्दे उभर के सामने आए। स्वतंत्रता के अधिकार में आप देखें कि बहुत सारे मुद्दे सब उभर के सामने आए। समता के अधिकार में देखें कि बहुत सारे मुद्दे उभर के सामने आए, जिससे जेनिंग्स के अनुसार, जेनिंग्स कहते हैं कि जो भारत में मौलिक अधिकार है इससे संबंधित जो भाग हैं वो अत्यधिक लंबे, मतलब अत्यधिक बड़े और जटिल हो जाते हैं, जिसके कारण मुकदमेबाजी, अब इसके लिए कोर्टबाजी होती है, मुकदमेबाजी होती है। कोर्ट में जाएगा कोई अपने मौलिक अधिकार को लेके कि हाँ जी इसको मौलिक अधिकार घोषित करवा दो आप, तो जिसके कारण कोर्ट में मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलता है और भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग बन जाता है। मुकदमेबाजों के तो वकील होंगे ना, और सारी चीज तो वकील ही देखते हैं ना यहाँ पे। हाँ,
तो इनके अनुसार ये आलोचना है ना, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और सेकंड की लिखो कि यहाँ पे कि भारत में मौलिक अधिकारों का स्वरूप ऐसा है कि वे आपस में टकरा जाते हैं और सॉरी गाइस, और समय समय पर विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। जैसे भारत में जो मौलिक अधिकारों का स्वरूप है वो आपस में टकराते हैं, जैसे कि कहीं पे किसी की धार्मिक स्वतंत्रता है तो कहीं पे लिंग भेद की मनाही है, ठीक। जैसे हम लोग सबरीमाला के इशू को देखे थे, सबरीमाला के इशू में जहां पे एक तरफ की महिलाओं को, रजस्वला महिलाओं को प्रवेश, मतलब उनका प्रवेश वर्जित था, तो लिंग के आधार पे भेदभाव की मनाही करता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ, तो इनमें आपस में विरोधाभास उत्पन्न हुआ और चीजें न्यायालय द्वारा वही डिसाइड की जाएंगी जो अधिक लॉजिकल या अधिक तार्किक जो चीजें होंगी स्पष्ट तौर पे। तो हमें भी देखने को मिलता है कि भारत में मौलिक अधिकारों का स्वरूप कैसा है, मतलब भारत में मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप है मतलब कि वो आपस में टकरा जाते हैं और समय समय पर विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, ठीक। मतलब ऐसे एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल ही जाएंगे ना हर जगह। जैसे किसी को पटाखे जलाने की धार्मिक स्वतंत्रता है, तो मतलब पटाखे जलाने की स्वतंत्रता है, उसको उसके धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो किसी को पर्यावरण का मुद्दा है, मतलब किसी को मतलब स्वच्छ पर्यावरण का भी मौलिक अधिकार है। तो कहीं ना कहीं आपस में टकराव देखने को मिलता है हमें। किसी व्यक्ति को पटाखे जलाने का अधिकार है, ठीक है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता मतलब धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। तो कहीं ना कहीं आपस में इसमें विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो इसको मतलब इस आधार में भी इसकी आलोचना की जाती है कि भारत में जो मौलिक अधिकारों का स्वरूप है कि वे आपस में टकराते हैं और आपस में टकरा जाते हैं और समय समय पर इनमें विरोधाभास उत्पन्न होता है, या आपस में समय समय पर विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, ठीक। और एक और लिख लो आप, लिखने को तो बहुत है इसमें लेकिन आप एक और लिख लो ना, कि लिखो कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसके कारण भारत संविधान निर्माताओं पर यह आरोप लगता है कि मौलिक अधिकार उनकी अपनी देन नहीं है। मतलब मौलिक अधिकार जो हमारे लिए गए, मतलब अमेरिका के बिल्स ऑफ राइट से लिए गए ना, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो हमारा मौलिक अधिकार है जिसको उसको जो हम लोग उधार मांगे, मतलब या उधार जो बोरो किए हम लोग, वो अमेरिकी संविधान से लिए हैं।
तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, जिसके कारण भारतीय संविधान निर्माता हैं, जो भारत के संविधान को निर्माण मतलब जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, जिन्होंने भारत के संविधान को बनाया, उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि जो मौलिक अधिकार है उनकी अपनी देन नहीं है, क्योंकि हम मौलिक अधिकार जो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो उनके ऊपर यह आरोप लगता है, मतलब सॉरी गाइस, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, मतलब ऐसा संविधान निर्माताओं पे आरोप लगता है कि ये संविधान निर्माताओं की देन नहीं है कि हमारे देश में मौलिक अधिकार है। मतलब आलोचक इस नजरिए से देखते हैं इस चीज को कि जो मौलिक अधिकार है उसको हमारे संविधान निर्माता जो थे वो खुद से नहीं बनाया, उनकी अपनी देन नहीं है, उसको उन्होंने अमेरिका के संविधान से निकाला है, उसको उन्होंने संविधान के मतलब अमेरिका के संविधान से उधार लिया है, ऐसा आलोचक बोलते हैं। हाँ जी, मतलब मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, जिसके कारण भारत संविधान निर्माता मतलब भारत संविधान निर्माताओं पर, मतलब जो भारत के संविधान निर्माता थे, अब लिख लो कि यहाँ के भारत के संविधान निर्माताओं पर यह आरोप लगता है कि मौलिक अधिकार उनकी अपनी देन नहीं है। ठीक है, आलोचना देख लिए अपन। अब देख लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या, मतलब इसका महत्व क्या है। अब महत्व, ठीक, क्योंकि मौलिक अधिकार लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए, ऐसे लिख लो कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जरूरी है, यहाँ भी लिख सकते हो संचालन के लिए जरूरी है। जो मौलिक अधिकार है हमारा, मौलिक अधिकार लोकतंत्र के सफल संचालन, मौलिक अधिकार को सफल बनाने के लिए जरूरी है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, मतलब जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। तो कहीं न कहीं जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार तानाशाही से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक, मतलब मौलिक अधिकार जो है वो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। तो लोकतंत्र की जो बुनियाद है ना, मतलब वो मौलिक अधिकार पर रखी जा सकती है। मौलिक अधिकार में जिन तत्वों का समावेश है, मतलब जो प्रावधान है ना, वो लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र को बनाने के लिए, एक सफल लोकतंत्र को चलाने के लिए, मतलब एक सफल लोकतंत्र के संचालन के लिए जो लोकतंत्र में जिन जिन प्रावधानों का उल्लेख है या जो प्रावधान उसमें उल्लेखित किए गए हैं, वो एक लोकतंत्र को बिल्कुल सफल बनाते हैं। जो मौलिक अधिकार में प्रावधान है जी। और मौलिक अधिकार तानाशाही से हमारी रक्षा करते हैं, मतलब मौलिक अधिकार तानाशाही को जन्म नहीं देंगे, मतलब वो तानाशाही नहीं बना सकती कि किसी का विशेषाधिकार नहीं है। यहाँ पे हर व्यक्ति कानून के में समान है। हम लोग समानता के अधिकार में देखे थे उसको। और हमारा संविधान ऐसा भी नहीं है मतलब कि भेदभाव रवैया अपनाता है, लेकिन वंचितों और शोषितों के पक्ष में अपनाता है। जो वर्ग वंचित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके पक्ष में कहीं न कहीं भेदभाव करता है, लेकिन वो सकारात्मक भेदभाव करता है, न कि नकारात्मक भेदभाव। हाँ जी, जैसे जो हमारा मौलिक अधिकार होता है वो अल्पसंख्यक वर्ग के मन में विश्वास का भाव पैदा करता है। जैसे अल्पसंख्यकों का अधिकार है, अल्पसंख्यक को यहाँ पे मान्यता दी गई है।
तो कहीं ना कहीं जिससे अगर अल्पसंख्यक के मन में भय नहीं होगा तो जिससे राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उनके अगर किसी भी अल्पसंख्यक के मन में अगर ऐसा नहीं रहेगा कि हमारे साथ कोई भेदभाव होगा अगर हम कम संख्या में हैं, अगर उनके साथ भी बिल्कुल उनको सरकार का सहयोग प्राप्त होगा, उनको संविधान का सहयोग प्राप्त होगा, तो कहीं ना कहीं वो भय मुक्त होंगे, उनको सुरक्षित महसूस होगा, तो जिससे राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि मौलिक अधिकारों में स्वाधीनता आंदोलन के जो आदर्श है ना, मतलब जो स्वाधीनता आंदोलन के जो आइडियल्स हैं, जो आदर्श हैं, उसमें मौलिक अधिकारों में समाहित दिखते हैं हमें। हम लोग स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, हम लोग स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, और बस स्वतंत्रता के लिए ही नहीं लड़े थे, हम लोग समानता के लिए भी लड़े थे। हम अपना देश चाहते थे, हमें तानाशाही से हमें अपने तानाशाही से बचना था, हम अस्पृश्यता से अंत चाहते थे, हम छुआछूत मिटाना चाहते थे अपने देश में। अब लोकतंत्र हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना गाइस, और उस पढ़ने के बाद मतलब आपको और चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि जो हमारा देश था कैसा था, जो हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश को एक मतलब आज़ाद बनाने के लिए जिनका बहुत ही अहम योगदान था। प्रत्येक एक सिंगल क्रांतिकारी का एक बहुत योगदान था, और वो जो लोग थे जो हमारे देश के हीरो है ना, वो हर देशवासियों के दिल में बसते हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस आदि, मतलब जितने भी हमारे क्रांतिकारी नेता रहे ना, मतलब उनकी जो मंशा थी वही चाहते थे कि हमारे देश का शासन हम खुद संचालित करें, हम अपने देश की सारी विधियां हम खुद बनाएंगे, हम अपने देश के लोगों के लिए शासन करेंगे, और न कि कोई दूसरा हम पे आके शासन करे। और हमारे देश में भी फर्स्टली कोई छुआछूत नहीं होनी चाहिए। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनका बहुत ही अहम योगदान है हमारे संविधान को बनाने में, वो इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़े थे। तो मतलब हर एक प्रत्येक का, मतलब हर वर्ग का, हर एक सिंगल एक छोटे से छोटे क्रांतिकारी का भी एक बहुत बड़ा योगदान था हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। और उन सबका एक ही मकसद था, आज़ाद भारत, स्वतंत्र भारत, भारत में समानता हो, भारत में सबको समान नजरिए से देखा जाए, और उसके लिए हमारा संविधान बना। और संविधान में हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में उन सारे चीज़ों का समावेश देखने को हमें मिलता है। ठीक है, आप लिखो कि अब लिख लो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के मन में विश्वास का भाव उत्पन्न करते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक, देखो कि मौलिक अधिकारों में स्वाधीनता आंदोलन की आदर्शों की झलक मिलती है। ठीक, लिख लो कि मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है।
ओके। ठीक है गाइस, तो एक मोटा मोटी हम लोग चीज़ देख चुके हैं कि आज मौलिक अधिकार समाप्त होता है ना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो पीवाईक्यू के साथ मिलेंगे ना। हाँ, और हम लोग प्रियम्बल के और फंडामेंटल राइट के दोनों पीवाईक्यू देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। हाँ, ओके। Thank you so much, guys. Okay. And fundamental right in नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो पीवाईक्यू देखेंगे, जिसके बाद डीपीएसपी, फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर उसके बाद यूनियन ऑफ स्टेट देख लेंगे, फिर उसके बाद सिटीजनशिप देख लेंगे। ओके, देन उसके बाद मूव करेंगे हम लोग एग्जीक्यूटिव पे, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं गाइस। ठीक है, गुड नाइट, जय हिंद, बाय, टेक केयर।